गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी के वितान की बुक से अपना पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। ये मनोहर लाल जोशी जी द्वारा लिखित है। आइए देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या है, इस कहानी में क्या बताया गया है। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ एम्पायर के दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं, यानी इन्हीं दो पर ये आधारित है। सम हाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। तो जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। तो अब आइए देखते हैं किस तरह से उनकी जीवन शैली है। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते थे जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। आगे देखिए। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली थी, यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है, पर अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेंजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां यशोधर को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया था। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपए दिए। इस तरह वे स्मृतियों में खो गए। तभी चड्ढा की आवाज से वे जागृत हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेजों के चोचले बताते हैं। किस चीज को? सिल्वर वेडिंग की जो बधाई दी थी उस चीज को वो बताते हैं कि ये चोचले हैं। किंतु चड्ढा उनसे चाय मट्ठी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइन लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपए और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप छटाक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध था। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी।
क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते थे। घर पर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर बाबू जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नजर किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहां 6 मंजिला मकान बन रहा था। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है और वे यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तो उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृति के लिए यहाँ रहना चाहते थे। आपको इन सब बातों से पता चल रहा होगा कि वो काफी पुराने ख्यालात के थे। आगे देखिए, पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपने पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ लगता था क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1500 रुपए प्रति माह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती थी। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती थी। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव में वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का भी पक्ष लेती है तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती है। यशोधर उसे शालेल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। यशोधर ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा अभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किशनदा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो किशनदा से काफी जुड़े हुए थे। आगे देखिए, वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनकी बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशनदा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनवाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है तथा उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। आगे देखिए, बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजन करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताब पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते थे। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई।
उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे अब बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते थे, परंतु पत्नी व उनके बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनने की इच्छा रखते हैं, बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार है। क्यों मैं औरों के हिलबे में ही कहा करते हैं तथा काहू की तरह ही सी लगन चीज हंसी हंस देते हैं, मतलब किसी की तरह ही वो हंस देते हैं। आगे देखिए, जब किशनदा दिल्ली में रहे तब यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य तथा उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जन्यों पुन्यों की दिन सब कुमाइनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वो पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन सब कामों के लिए नौकर रखें। यशोधर को यह समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता था। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा था। वह हर चीज पर अपना हक समझता है। आगे देखिए, सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था YD पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी तथा लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जींस व बगैर बांह का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिसाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर ने शर्मिली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह से परिचित होने का एहसास कराएंगे। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा।
जबकि उन्होंने कहा somehow I don't like all this, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर भी उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू हो या आखिर में, सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता था कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग आप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह कभी भी किसी दिन इतना अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इस बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गच्छे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई, टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। बेटी पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लेने की बात नहीं कर रहा था। तो आपने देखा कि किस तरह से सिल्वर वेडिंग पाठ में लेखक ने यह बताया कि यशोधर जी रूढ़िवादी परंपरा के थे। वो अभी समाज के नए तौर तरीकों को नहीं जानते थे, या ये कह लीजिए जानते हुए भी उसे अपनाना नहीं चाहते थे। वो अभी अपनी पुरानी संस्कृति पर ही बने रहना चाहते थे और उनका जो अत्यधिक लगाव था वह अपने परिवार के में पत्नी और बच्चों से ना होकर किशनदास से अधिक था, जो कि उनके परम मित्र हुआ करते थे और गुरु भी। तो इस तरह से हमने ये पूरा पाठ पढ़ा और समझा। अब आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसे घर पर फिर से पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।